अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था उस वक्त मुल्क की इकोनॉमी की, मुल्क की मईशत की क्या हालत थी, कुछ अदादो शुमार हैं वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। और मखसूस नशिस्तों के हवाले से मियां साहब एक्टिव हो गए हैं, क्या खबर रिपोर्ट हो रही है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ तो कुछ अदादो शुमार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी और इस वक्त क्या सूरत हाल थी, चाहे वो इकोनॉमी हो जाए चाहे वो महंगाई हो जाए। अगर आप बिजली से शुरू कर लें, उस वक्त यानी अप्रैल 2022 में जो यूनिट इसलिए कि यूनिट के जो बिजली के यूनिट होते हैं उनके डिफरेंट स्लैब्स हैं कि अगर आपने 100 यूनिट खर्च करनी है तो इतना की यूनिट पड़ेगी, 400 वाले को इतने की पड़ेगी, 700 वाले को इतने की पड़ेगी। तो उस एतबार से मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 में जो यूनिट आपको 9 रुपए 50 पैसे में पड़ती थी, जी हाँ जी 9 रुपए 50 पैसे में, इस वक्त जुलाई 2024 में वो यूनिट 35 रुपए 38 पैसे की हो चुकी है। ये 3 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। जो यूनिट 9 रुपए की थी वो 35 रुपए की हो चुकी है बिजली की। जो बिजली की यूनिट 12 रुपए की थी, यानी 200 से 300 तक जो लोग यूनिट इस्तेमाल करते थे उनको 12 रुपए फी यूनिट पड़ती थी, अब उनको वो यूनिट पड़ रही है 50 रुपए 17 पैसे। और जो पहली मैंने आपको बताया ये 100 यूनिट तक का था, जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते थे उनको फी यूनिट 9 रुपए की पड़ती थी। अगर वो 100 यूनिटें इस्तेमाल करेंगे तो उनका 900 रुपया बिल आएगा। अभी जो है वो यूनिट कितने की पड़ रही है, 35 रुपए से ज्यादा, आप उनको 4000 से भी ज्यादा बिल आएगा। अच्छा, इसी तरह जो यूनिट मैंने आपको बताया 200 से 300 तक जो 12 रुपए की पड़ती थी इमरान खान के दौर में, अप्रैल 2022 में जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, इस वक्त वो यूनिट आपको 50 रुपए में पड़ रही है। इसी तरह जो यूनिट उस जमाने में 22 रुपए पड़ती थी बिजली की, उन लोगों को जो 700 यूनिट से ऊपर खर्च करते थे, वो यूनिट उनको इस वक्त 69 रुपए 27 पैसे, ऑलमोस्ट 70 रुपए की पड़ रही है। तो देख लें आप इससे कितना डिफरेंस है। इसी तरह अगर आप देखें घी की कीमत देखें, उस वक्त जो घी की कीमत थी तकरीबन 440 से 450 फी किलो, इस वक्त वो 525 रुपए फी किलो आपको पड़ रही है। अगर आप चावल को देखें जो उस वक्त 250 रुपए फी किलो था, इस वक्त वो चावल तकरीबन 380 रुपए फी किलो है। ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं से भी आप लेते हैं तो सम टाइम डिफरेंट रेट होता है। अगर आप आटे की थैले की बात करें, इमरान खान के दौर में आटे का थैला जो है 20 किलो आटे का थैला 1172 रुपए का पड़ता था, अभी वो तकरीबन 1800 रुपए का पड़ रहा है, 1780 का। चीनी 86 रुपए, इस वक्त चीनी 148 रुपए यानी 150 रुपए के करीब है। और दूसरा अगर आप देखें जीडीपी ग्रोथ देखें, उस जमाने में जब कहा गया कि जी मईशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही थी 6.2% रेट था उसकी तरक्की का, इस वक्त वो 2.4 के करीब है। इसी तरह शरह सूद जो है, जो इंटरेस्ट रेट है जो लोगों को देना पड़ता था कर्जों के ऊपर, चाहे वो बिजनेसमैन हो दीगर लोगों, वो 12% था। इस वक्त वो कितना है जनाब, इस वक्त वो 20% है। और इसी तरह ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे, जब इमरान खान गया था ये कहते थे जी इकॉनमी खराब है, वो 16 अरब डॉलर छोड़ के गया था, इस वक्त जो है वो 9 अरब डॉलर पड़े हुए हैं और किस किस से मांगे हुए हैं वो भी हमें पता है। अच्छा, कर्जों की बात करें तो इमरान खान साहब ने तकरीबन 4 साल के दौरान, जिसे आप कह सकते हैं कि 2018 से 2022 तक, उन्होंने तकरीबन कितने कर्जे लिए, उन्होंने 18,000 अरब कर्जा लिया, 18,000 अरब कर्जा लिया। और इन्होंने जनाब सिर्फ 2 साल में 18,000 अरब कर्जा ले लिया है, जो तजर्बाकार आए हैं। अच्छा, कुछ और चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर महंगाई की शरह देख लें, इस वक्त कहते हैं जी महंगाई में कमी हो गई है, महंगाई में कमी हो गई है, बड़ी अच्छी खबरें आ रही। 24% इस वक्त रेट है महंगाई का। इमरान खान के दौर में जब सबसे ज्यादा था तो जिस दिन वो गया था तो तब भी 12% वो रेट था। उस वक्त हमारे सहाफी भी बताते थे कि बड़ी महंगाई हो गई है, ये चीज महंगी हो गई है, टैक्सी में बैठे हैं तो उनको हमें लोग ये कहते हैं, हम वहां पे जाते हैं तो लोग हमें ये कहते हैं। कभी उसके बाद आपने सुना किसी के मुंह से कि जनाब जो महंगाई वो किधर से किधर चली गई है? अब शायद आई डोंट नो, कोई उनको बताता नहीं है, उनसे बात नहीं करता। डॉलर, इमरान खान के दौर में कहा गया कि जी डॉलर बड़ा ऊपर चला गया, 184 रुपए पे इमरान खान डॉलर को छोड़ के गए और फिर कहा गया कि डॉलर आएगा तो डॉलर डर जाएगा। इस वक्त जो डॉलर है वो 278 के करीब है। जी हाँ जी,
184 पे वो छोड़ के गए थे, 278 के करीब है। इसी तरह पेट्रोल जो है वो 149 यानी 149 रुपए का लीटर था इमरान खान के दौर में, और इस वक्त जो है वो 275 रुपए। गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 17 रुपए इजाफा हुआ है। डीजल जो है वो 144 रुपए फी लीटर था, इस वक्त डीजल 284 रुपए फी लीटर है। देख लें, इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितना उसमें इजाफा हुआ। इमरान खान के दौर में जनाब कहते थे कि जी गरीब जो है मुर्गी नहीं खा सकता, क्योंकि मुर्गी जो है 200 तकरीबन 67 टू 67 जो है रुपीस फी किलो हो गई है। अभी इस वक्त जो मुर्गी है वो 560 और डबल हो गई है। तो अब वो किधर गए? वो जो 200 कहते थे कि गरीब का तो ख्वाब है कि वो मुर्गी किस तरह खाएगा, तो अब जनाब वो जो डबल प्राइस हो गई है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। ये कुछ अदादो शुमार हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा लें कि अप्रैल 2022 में जहां पे मैशत को छोड़ के गया था इमरान खान, उससे 3 दर्जा नीचे ये लोग मैशत को लेके आए। हालिया जो फिंच की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें सामने आई। फिंच की रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है उसके हवाले से भी बात हुई, पाकिस्तान की मैशत के हवाले से भी बात हुई। अब उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि इमरान खान के ऊपर कई 100 केसेस हैं, अगर उनको रिलीफ मिल भी जाता है, कानूनी रिलीफ, उनको मुकदमात में वो बरी भी हो जाते हैं, तो फिर भी वो हमें बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। अदालतों से अगर वो रिहा भी हो जाता है, ये बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी जो है उसकी एक शाख ये रिपोर्ट कर रही है। ये वो रिपोर्ट है जो पूरी दुनिया पढ़ रही है, पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स पढ़ रहे हैं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का प्लान है जो पूरी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जनाब इमरान खान अगर रिहा उसको अदालतें कर भी देंगी तो फिर भी उसको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इट मीन्स कि निजाम अदल तो यहाँ पे है ही नहीं है पाकिस्तान में, फिर ये मफलूज हो चुका है निजाम अदल। ये फिच की रिपोर्ट कर रही है। क्या ऐसी रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोई आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? और फिर आपने देख लिया कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात को बेहतर करने के लिए अगर नए इलेक्शंस की बात हो रही है तो वो भी हमें इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि अगर इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान फिर जीत जाएगा। ये फिच की रिपोर्ट कह रही है कि इमरान खान फिर जीत जाएगा, वो और उसके एलाइज फिर जीत जाएंगे। इस वजह से जो है इलेक्शंस भी होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। तो क्या ऐसे माहौल के अंदर कोई आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, इन्वेस्टमेंट आ सकती है? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की बात हो रही है। अब पीपीपी ने भी कहा है कि जो कैबिनेट के डिसीजंस होंगे पीपीपी उनको सपोर्ट करती है। उनके जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये फरमाया है, ये सामने डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। द पीपीपी सेक्रेटरी जनरल ऑन थर्सडे सेड that the party will stand with the federal cabinet's decisions days after a few senior party members जो है उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन था या उनकी जो अनाउंसमेंट थी पीटीआई को बैन करने की, उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की या उसकी मुखालफत में बयान दिए। अब पीपीपी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो ये कह रहे हैं जनाब हम कैबिनेट के तमाम डिसीजंस को मानते हैं और हम हुकूमत के साथ हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस दौर में अगर सबसे किसी का किरदार जो है वो देखने की जरूरत है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कुछ भी इस मुल्क में हो रहा है अच्छा या बुरा, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग से ज्यादा हिस्सा है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर पता चली, एक क्लिप वायरल हुआ था। सीनियर सहाफी हैं हसन अयूब साहब, वो ईसा नकवी साहब के प्रोग्राम में गए हुए थे। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कहते हैं कि फॉर्म 45 वाले एमएनए आमिर मुगल साहब भी वहां पे थे। उनका यह दावा है कि वो जीते हुए हैं और ट्रिब्यूनल्स का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। आपको पता है हुकूमत बड़ी परेशान है, एमएनए नून लीग के बड़े परेशान है। जहांगीरी साहब जब वो सारे मामला देख रहे थे, उसके ऊपर जो कुछ हुआ वो पूरा हमारी हालिया तारीख का हिस्सा है। पर एनीवे, आमिर मुगल साहब ने एक बात बताई कि हसन अयूब साहब जो हैं, हसन अयूब साहब भी उसी प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि हसन अयूब साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे पीटीआई के टिकट के ऊपर और इन्होंने इमरान खान से पीटीआई से टिकट मांगा था 2013 के इलेक्शंस का, जो इनको टिकट नहीं दिया गया। और हसन अयूब साहब ने तस्दीक की, हाँ जी मैंने वो टिकट मांगा था। तो ये शो करता है कि इंसान के नजरियात बदल सकते हैं। उस जमाने में हो सकता है वो इमरान खान के नजरिए को फॉलो करते हो, उसको पसंद करते हो। अभी तो वो रोज हमें बताते हैं कि वो जो है नायल है और जो है काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता। पर ये मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग खबर थी कि हसन अयूब साहब ने जनाब पीटीआई का टिकट मांगा था। वो सहाफी भी थे और एट द सेम टाइम वो इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे, इसमें कोई कदगन नहीं है।
اگر کوئی صحافی الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ٹکٹ لے اور الیکشن لڑے، یا انڈیپینڈنٹ لڑنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کا حق ہے، وہ ضرور لڑے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا جی، مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ وہ کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر میاں صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے، اور میاں صاحب نے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق جو ہے لیگی ذرائع بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی جماعت کی سینئر قیادت کے اجلاس سے قبل اتحادی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے، اور وہ خود تمام جماعتوں کے قائدین سے رابطہ کریں گے۔ نواز شریف صدر آصف زرداری، چودھری شجاعت حسین، مولانا فضل الرحمان، MQM، عوامی نیشنل پارٹی سمیت بلوچستان سے جو ان کے اتحادی ہیں ان سے رابطہ کریں گے، اور بنیادی مقصد جو ہے اتحادیوں سے رابطے کرنے کا مقصد جو ہے مخصوص نشستوں کے اوپر جو پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے مشاورت کرنی ہے۔ تو میاں صاحب یہاں پہ بہت کچھ ہوتا رہا، یہاں پہ جو مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی، بجلی کی یونٹ جو ہے 9 روپے سے 35 روپے چلی گئی، بجلی کی یونٹ 22 روپے سے 70 روپے چلی گئی، لیکن کہیں پہ اتحادیوں کی کوئی مشاورت آپ نے سنی؟ آپ کو کوئی ایسی خبر آئی کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ بڑے اضطراب کا شکار ہیں کیونکہ بجلی کی یونٹ اتنی مہنگی ہوگی، اور انہوں نے اتحادیوں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ میاں صاحب تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے۔ ہاں، جب مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا ہے، جب اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے مفادات کی بات آئی ہے، تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جی میاں صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ اپنے اتحادیوں سے اس سلسلے میں رابطہ کریں گے۔ دوسری جانب ابھی تفصیلی فیصلہ آیا نہیں ہے، ریویو پٹیشن بھی دائر کر دی ہے نون لیگ نے، اور جو امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کو جو نظر ثانی کی وہاں پہ اپیل دائر کی ہے، میاں صاحب کی جماعت نے، نون لیگ نے جو اپیل دائر کی ہے اس کے اوپر، ان کی جو اپیل ہے اس کے اوپر نمبر بھی الاٹ ہو گیا ہے، نمبر بھی لگ گیا ہے اس کے اوپر۔ PTI کو مخصوص نشستیں دینے کے خلاف نون لیگ کی نظر ثانی کی درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا ہے جی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے آفس نے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے پر نون لیگ کی نظر ثانی کی جو درخواست ہے، تجدید تفصیلات کے مطابق رجسٹرار آفس نے اس کو 312 نمبر الاٹ کیا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ویسے تو اور بھی بڑی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، انتخابات میں دھاندلی والا معاملہ ہے، بنیادی حقوق والا معاملہ ہے، وہ سب کچھ ہے، پر obviously یہ اس کو ایک نمبر الاٹ ہو گیا اس درخواست کو۔ ویسے ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اب دیکھتے ہیں جناب کہ کب جو ہے یہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس کے لیے بینچ کو بٹھایا جاتا ہے۔ دوسری جانب اب نون لیگ کی قیادت کے بیچ میں سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ الیکشنز کو جناب کھولا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ عام انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے اکتوبر میں درخواست سپریم کورٹ میں لگائی جائے گی، ہم ہر حد تک جائیں گے، دفاع کریں گے، ہم گھر جانے سے پہلے مزاحمت کریں گے وزیر دفاع۔ اب ان کو حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے، تو اگر کوئی درخواست آ بھی جاتی ہے تو کیا اس میں ایشو ہوگا؟ تحقیقات ہوں گی، پتہ چل جائے گا سب کو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سامنے نظر آ جائے گا۔ حکومت کو تو خود کہنا چاہیے کہ جی فوراً تحقیقات کروائیں، تاکہ ہم نے تو یہ ساری سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جی اکتوبر میں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قاضی صاحب جائیں گے، وہ ریٹائرڈ ہوں گے، تو ان کو کیا ڈر ہے کہ اکتوبر سے پہلے جو ہے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے وہ درخواست نہیں لگ سکتی؟ مسئلہ تو پاکستان کے الیکشن کا ہے، تو عین ممکن ہے کہ قاضی صاحب پہلے لگا لیں۔ یہ اکتوبر کا کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ تو یہ ایک طرح سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے اس وقت جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ درخواست نہیں لگ سکتی۔ میں تو نہیں سمجھتا، جو بھی جج ہوں گے چاہے وہ اکتوبر سے پہلے ہوں گے یا اکتوبر کے بعد ہوں گے، وہ سب لوگ آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے کام کرنا ہے۔ تو پر آئی ڈونٹ نو یہ کیا ڈر ہے، اگر آپ کو کوئی سمجھ آتی ہے تو آپ ضرور ہم سے شیئر کیجئے گا، لیکن یہ عجب سا ڈر ہے ان کو اکتوبر کا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب میاں صاحب باہر تھے، ان کے اپنے بھائی کی حکومت تھی، وہ نہیں آئے، وہ تبھی آئے جب جو ہے چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو گیا تھا بندیال صاحب۔ اسی طرح الیکشنز بھی اس وقت نہیں ہوئے، وہ تبھی ہو سکے جب جو ہے نئے چیف جسٹس صاحب آ چکے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت پہ ہونی تھیں، وقت پہ نہیں ہو سکیں، اور یہ جو الیکشن والا معاملہ ہے وہ جس وقت پہ تو نہیں ہوا، پر اس کے بعد اس کی جو کنٹروورسی ہے وہ عالمی سطح کے اوپر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جس طریقے سے وہ رپورٹ ہو رہا ہے، ہر کوئی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ جو ملک کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی فچ جیسی ایجنسی جو ہے وہ بھی رپورٹ میں لکھ رہی ہے کہ دوبارہ انتخابات نہیں یہ کروائیں گے، عدالتوں کے فیصلوں کو یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان پھر جیت جائے گا، عمران خان کو عدالتیں چھوڑ دیں گی، لیکن یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کس نظر سے اس وقت پاکستان کو دیکھ رہی ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔